हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचएसएससी सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी मॉक टेस्ट को दे रहे हैं मेरी ऐप पर, उन सभी बच्चों के लिए सोल्यूशन वीडियो। ठीक है, मैंने सोल्यूशन 2 ही मॉक का करवाया था, ये 3rd मॉक का सोल्यूशन है। जिन बच्चों को मॉक सोल्यूशन में या क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो के बाद इस वाले मॉक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से चीजें बनाई जाए, इस वजह से थोड़ा कई बार डिले हो जाता है। आई होप आप लोगों को जो भी मेरा कंसर्न रहता है उस हिसाब से चीजें समझ में आती है और आप लोगों को हेल्पफुल हो रहे हैं ये मेरे मॉक। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल एरर की वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है, सॉरी फॉर दैट, आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा उनको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट इज। ऑडिट की अंतर्निहित सीमा है, यानी लिमिटेशन पूछ रहे हैं, बुराई पूछ रहे हैं किसकी? ऑडिट की। तो ट्रू और फेयर व्यू ऑडिट देता है। कॉन्फिडेंटली, हाँ जी, गोपनीयता होती है। थर्ड इज अनडिडक्टेड फ्रॉड, पता ना चली धोखाधड़ी, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑडिट में ये इंक्लूड नहीं होता है। तो योर आंसर इज सी, राइट, योर आंसर इज सी। अब है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या बेस होता है? एक मिनट बेटा रुकना। ट्रायल बैलेंस का क्या बेस होता है? जर्नल, लेजर, कैशबुक और बैलेंस शीट। आप लोगों को पता है कि ट्रायल बैलेंस किस बेसिस पे बनाया जाता है, किसको देखकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, आप सभी को पता है। जैसे काउंटिंग प्रोसेस में आप पहले जर्नल बनाते हैं, देन लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस यानी कि टलपट बनाते हैं। हिंदी में इसको टलपट कहा जाता है। ठीक है, फिर है आगे VAT स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडिड टैक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वैल्यू एडिड टैक्स। आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या होता है? आप बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं और होते रहे हैं, बिकॉज आप चीजों को रखते हैं, समझते नहीं है। ठीक है, सब्सिडी बुक, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले आप लोगों को बताओ क्या होता है। पहले आप लोगों की अलग अलग से अकाउंट्स बनाते हैं ना, पहले राम का अलग, श्याम का अलग, फिर उसके बाद एक लेजर अकाउंट बनता है। यानी पहले सबसे पहले आप लोगों की रिकॉर्डिंग होती है सब्सिडी बुक्स में। ठीक है, सब्सिडीज बुक में पहले रिकॉर्डिंग होती है, देन आप लोगों का कुछ और रिकॉर्ड होता है, कहीं और रिकॉर्ड होता है। सब्सिडी के बाद लेजर बनता है। ठीक है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, देन आप लोगों का फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है। आई होप आप लोगों को बेसिक क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद है डैश रिस्क इज अनअवॉइडेबल इन नेचर। ऐसे रिस्क जो अनअवॉइडेबल होते हैं, जो होने ही होते हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता, ऐसे कौन से रिस्क होते हैं? ठीक है, उनको इन नेचर इज बोर्न टू अराइज सिंस अकाउंट्स आर सस्पेक्टेबल। ठीक है, तो कंट्रोल नहीं जी, अनअवॉइडेबल है तो कंट्रोल कैसे होगा? फाइनेंशियल नहीं जी, डिडक्शन नहीं जी, इनहेरेंट। इनहेरेंट जो रिस्क होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था और ये कहीं ना कहीं PYQ में आए हुए क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और कर रहे होगा। ठीक है, आप लोगों का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, आप लोगों को क्या चीजें करनी है? आप लोगों को बार बार चीजों को रिवीजन करना है, MCQ लगाने हैं, मॉक लगाने हैं। जब तक नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही करना है। और बच्चों, बहुत सारे पैरेलल में एग्जाम चलते रहते हैं, बहुत सारे जैसे आप लोग HSSC CET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, साइड में अभी आप लोगों के लिए यूपी की में पोस्ट निकली है अकाउंटेंट की और ऑडिट ऑफिसर की, राइट। तो आप लोगों को उस फॉर्म को फिल कर लेना है और उसके लिए प्रिपरेशन करनी है और वो मतलब एग्जाम दे देना है। उसमें भी कहीं ना कहीं यही सारा सब्जेक्ट है, बल्कि कम है उनमें, तो बस अकाउंट्स आ रहा है और आपका ऑडिट आ रहा है और IT आ रहा है, आप लोगों का कंप्यूटर आ रहा है, राइट। तो वो चीजें पढ़ सकते हो और इन फ्यूचर आप लोगों को उसके लिए भी पर्टिकुलर कोर्स मिल जाएगा मेरे उस पे,
लेकिन जो जिन बच्चों ने HSSC की प्रिपरेशन करी है उनको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे जो अकाउंट्स वाली चीजें हैं और अकाउंट्स का अपना पोर्शन कर लो, PYQs कर लो। बट जो HSSC CET के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और जो मेंस के लिए कर रहे हैं, बेटा वो उस फॉर्म को जरूर फिल करना, ठीक है, जितना हो सकेगा। उसकी जो फ्री हेल्प यानी फ्री वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएगी, आप लोगों को बहुत सारा हेल्प करेगी वो वीडियोस भी। तो यूपी में बहुत अच्छी खासी पोस्ट निकली है और आप लोग मतलब फिल करना उस एग्जाम को, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिट मटेरियलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू। जो ऑडिट की भौतिकता डैश के कर्म में होती है, ठीक है, मतलब किसके और किसके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। तो ऑडिट रिस्क और ऑडिट मटेरियलिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। ये रटने का क्वेश्चन है। ऑडिट जिस ऑडिट जो मटेरियल होता है, जो भौतिकता होती है उसके और ऑडिट रिस्क के बीच में उल्टा संबंध होता है। फिर नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स। एक नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, आपको पता है खाते कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, आप लोगों को पता है नॉमिनल का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट पूछा है, डेबिट कौन सा हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन थे, अगर आपने कंटेंट को सही पढ़ा है आप लोगों का पेपर भी इजी टू मॉडरेट ही होगा, ज्यादा टिपिकल नहीं होगा, बिकॉज सिलेबस ज्यादा है और आप लोगों को मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक्स छूना भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। द टर्म रिस्क, रिस्क का क्या मतलब है बेटा, जब आप लोगों का जो रिस्क की कैपिटल होती है वो इक्विटी कैपिटल होती है, बिकॉज इसमें आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट बचेगा या नहीं। तो यही एक रिस्क ही होता है, क्योंकि डिबेंचर पर तो फिक्स रेट में इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए भी डिविडेंड इक्विटी से पहले दिया जाता है। तो रिस्क कौन सा हुआ, इक्विटी। इक्विटी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज नोस्ट्रो अकाउंट। आई होप आप लोगों ने नोस्ट्रो अकाउंट पहले सुना होगा, बट नहीं सुना है तो नोस्ट्रो अकाउंट को एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या होता है, जब आप लोगों का खुद का मतलब इंडिया का कोई बैंक जब अमेरिका या किसी अदर कंट्री में काम करे तो उसे बोला जाता है नोस्ट्रो अकाउंट। तो इसमें एग्जांपल पूछा है आप लोगों का, SBI होल्डिंग US इन अमेरिका विद बैंक ऑफ अमेरिका, उसे बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। ये एग्जांपल हो जाएगा आपका नोस्ट्रो अकाउंट का। फिर ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो जर्नल प्रॉपर में आएगी। ये सब्सिडी बुक के मतलब टाइप्स होते हैं, आप लोगों को पता है। किसी बुक में 7 टाइप होते हैं, किसी में 8 टाइप होते हैं, आप लोगों को पता है। BR बिल्स रिसेबल, BP, आप लोगों की कैश बुक, आप लोगों का ये क्या बोलते हैं, BR BP कैश बुक, और सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ये सारी आप लोगों की क्या होती है, सब्सिडीज बुक होती हैं। तो कौन सी ऐसी एंट्री है जो सब्सिडी बुक में जाएगी, क्रेडिट सेल जाती है आप लोगों की सेल में, ठीक है, सेल बुक में। पेमेंट ऑफ वेजेस जाता है आप लोगों का, बताओ पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर आप लोगों का जो वेजेस पे करी है तो वो कैश बुक में जाएगी क्योंकि कैश में करी होगी। फिर क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, उसका क्रेडिट परचेज हुआ है, तो आप लोगों की ये एंट्री कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर में, बिकॉज एसेट से रिलेटेड एंट्री आपकी जनरल प्रॉपर में जाती है। और गुड्स से रिलेटेड एंट्री कहाँ जाती है आप लोगों के, सेल्स या परचेज में, राइट। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नो प्रॉफिट नो लॉस, आप लोगों को पता है BEP बैलेंस ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप लोगों का ऑप्शन गिवन है बी में, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन। फिर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज नोन एज, आप लोगों को पता है इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक रेशियो ढूंढ लो, तो ये है योर आंसर इज सी, योर आंसर इज सी, ठीक है, स्टॉक वेलोसिटी। फिर आप द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो प्रिंसिपल होता है ना स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये किसने दिया, ग्रेकुनस ने। ग्रेकुनस भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भाई नंबर एक पर्सन यानी एक एम्प्लॉयर मैक्सिमम कितने एम्प्लॉयज को एक बार में कंट्रोल कर सकता है, उसकी चीज बताई, उसी को ही बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो आंसर इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी कंट्रोल्ड, ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है और वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। फिर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि मेरा मॉक चलाने का मकसद ये नहीं है
कि आप लोग जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कम आप लोग स्कोर कर रहे हैं, तो आप लोग डिमोटिवेट होके बैठ जाइए कि आप लोगों को तो कुछ नहीं आता। मॉक का मकसद ये रहता है कि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है और क्या आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। आप लोगों के अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज माय डियर डिमोटिवेट ना हो और अपने जो कंटेंट है उसको बार बार रिवाइज करें। आप लोगों का मॉक में स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, आप एक मॉक को कितनी बार दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड है। मॉक की प्राइस बहुत इनिशियल रखी गई है एज पर स्टूडेंट रिकमेंडेशन। 200 रुपए में आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप लोग मेरी मतलब ऐप पर जाके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और ये आप लोगों को मॉक यूजफुल रहेंगे बिकॉज ये PYQ को ध्यान में रखकर एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बनाए गए हैं। और अगर जो बच्चे मेरे क्रैश कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, जिनका रिवीजन अभी बाकी है, रिवीजन हुआ नहीं है और या फिर कंटेंट पढ़ लिया रिवीजन करना है, उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, तो आप मेरे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं मेरी ऐप में। उसका भी लिंक मिल वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा। और जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मॉक बिल्कुल फ्री है, तो अवेल करें मेरे कोर्सेज को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। अगर नहीं करना चाहते तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो वीडियोज मैं डालती हूँ उनसे भी पढ़ सकते हैं, राइट। पर क्योंकि आप लोगों का सिलेबस लंबा था तो क्रैश कोर्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रिक्वायरमेंट ही आया था। अब है आप लोगों का 14th सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेसमैन टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। ठीक है, आप लोगों का कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यवसायों द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और योगदान देने की निरंतर जो प्रतिबद्धता है वो क्या कहलाती है। ये सारा आप लोगों के ऑप्शन है, एक बार पढ़ना है क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड इल्यूशन। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इंक्लूजन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को कॉर्पोरेट पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होती है CSR में। फिर है आप लोगों का पब्लिक हेल्थ एजुकेशन लिटरेसी। हाँ जी, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन और लिटरेसी पे ध्यान दिया जाता है CSR में, ये सही है, बी ऑप्शन यानी बी ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। हाँ जी, CSR में ये भी ध्यान दिया जाता है। फिर है जेंडर डाइवर्सिटी, प्रॉफिटेरिंग एंड मार्केट कंट्रोलिंग। हाँ जी, ये भी होता है। फिर है रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग, डोनेटिंग द सोशल, नो 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 नो। फिर नहीं, ये होता है जेंडर डाइवर्सिटी नहीं होता है आप लोगों का, एक बार बता देती हूँ। देखो पॉलिटिकल अवेयरनेस कोई कुछ नहीं होता है, बी होता है आप लोगों का। हाँ जी, इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट भी होता है। जेंडर डाइवर्सिटी टाइप ऐसा कुछ नहीं होता है जो मार्केट कंट्रोल है। हाँ, फिर आप लोगों का है फिर आप लोगों का है रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग, डिनोटिंग। हाँ जी, ये होता है। तो BCE ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं गिवन, देखते हैं BCE। हाँ जी, आपके सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो सेकंड इज योर आंसर। आप लोगों को एक एक चीजों से पकड़नी है चीजें, तभी आप लोगों का मतलब अच्छे से, मतलब एक तो होता है आप लोगों को टॉपिक पढ़ लिया बट आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को चीजों को करना सीखना है। फाइंड आउट करंट रेशियो। बहुत सारे बच्चे तो ना मतलब इसको न्यूमेरिकल को देख के ऐसे कांपते हैं जैसे पता नहीं उनको करंट लग गया हो। तो प्लीज न्यूमेरिकल को ना करने का साहस जुटाइए। मैं उन बच्चों को कह रही हूँ जो वीक है, राइट। मैं उन बच्चों को नहीं बोल रही, कुछ बच्चे ऐसे हैं बच्चे जो एडवांस लेवल पर हर चीज को मतलब अच्छे से पढ़ा है उन लोगों ने। ये समझो बेटा, जो बच्चे आज कर पा रहे हैं ना उन्होंने भी कभी ना कभी मेहनत करी होती है, तो प्लीज आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता है भाई, आप लोगों को पता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, आप लोगों को क्या ढूंढना है, करंट एसेट कौन सी है। करंट एसेट आप लोगों की सैलरी डेटर्स है 15,000, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, करंट डेटर्स है 2,000, 17,000 हो गया। स्टॉक भी आप लोगों की करंट है, तो 17 और 3 20,000 हो गया। ऐसे करते चलो। बिल्स पेबल और एक्सपेंसेस ये आप लोगों की करंट लाइबिलिटीज है, तो आप लोगों की करंट लाइबिलिटीज है ये दोनों। तो ये कितना हो गया, ये 7 और 5 12, तो 12,000 हो गया आप लोगों का। ऊपर था आप लोगों का 20,000, 20,000 करंट एसेट्स है। एक मिनट में इसको मार्कर को छोटा कर लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, आप लोगों का 20,000 हो गया आप लोगों का क्या, करंट एसेट, और नीचे 12,000 हो गया आप लोगों का क्या, लाइबिलिटी। तो 0 से 0 गई। फिर आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये काटोगे तो आ जाएगा 1.66 समथिंग। तो देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में दे रखा है, तो 1.66, हाँ जी दे रखा है।
कौन सा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1.66, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। इजी था। अगर आप बिल्कुल ये देख के न्यूमेरिकल तो हाय मुझे आता ही नहीं है, बस आप लोगों को क्या याद होना चाहिए था, आप लोगों को याद होना चाहिए था आपका फॉर्मूला। अब है आप लोगों का द फाइनल अकाउंट जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का है वो प्रिपेयर्ड किसके शेड्यूल के तहत किया जाता है। बेटा इसमें थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी और आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो गया था, इसका आंसर गलत हो गया था। इसका आंसर गिवन है जो आप लोगों के मॉक टेस्ट है उसमें 1, लेकिन इसका आंसर आएगा आप लोगों का बी। इसका आंसर आएगा शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो कंपनी एक्ट है उसमें चीजें बनाई जाती है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, राइट। आप लोगों को याद रखना है। The value of firm in wealth maximization of objective is measured by, जो wealth maximization है ना वो कैसे मेजर करी जाती है, मतलब भाई फर्म का 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो ये ऑब्जेक्टिव किस तरह से मेजर किए जाते हैं तो आप लोगों को बस याद रखना है, क्योंकि अगर मैं इसके सारे ऑप्शन पढ़ूंगी आप स्टिल मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों को याद रखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, इससे हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब मेजर कर सकते हैं। फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। फिर है द लिमिट्स ऑफ कॉल पियर्सन कोरिलेशन, आप लोगों को पता होगा ये बहुत इजी क्वेश्चन था। +1 -1 के बीच में होती है आप लोगों की कार्ल पियर्सन की जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिटेशंस, वो वैल्यूज। फिर आप लोगों की द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, the median of distribution is 14, standard deviation is 5, the value of coefficient variation। देखो coefficient of variation का एक फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को याद रखना है जिन बच्चों को नहीं पता है। SD divided by mean into 100, SD divided by mean into 100, SD है आप लोगों का कितना 5, डिवाइडेड बाय मीन है आप लोगों का 12 into 100। इन सबको काटेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, आप लोगों का आ जाएगा जाएगा नहीं ऐसे तो आप लोगों का पॉइंट्स में यानी 35.71 आ जाएगा, ठीक है। 30.71%। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है। ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, बट आप लोग एग्जाम में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन के लिए, और दूसरा आप लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बेटा, एक दिन में कभी नहीं होता है। जैसे ही आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंटिन्यू चीजों को करते रहेंगे, बिना ये सोचे एग्जाम कब होएगा, बस ये सोचो मुझे पता है माय डियर कि आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत कोताही बरती जाती है और मतलब टाइम पे नहीं होते हैं। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट आप लोगों के हाथ में एज अ स्टूडेंट सिर्फ प्रिपरेशन है, चीजों को भूले नहीं, पेशेंस के साथ पढ़ते रहें, यही चीजें हैं। और साथ में जितने भी पैरेलल एग्जाम्स होते हैं उन सबको भी टारगेट करें। अब है द पर्सन हु बियर्स अ रिस्क टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न अ प्रॉफिट इज कॉल्ड, कि ऐसा वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने का जोखिम उठाता है, तो यानी रिस्क की बात हो रही है, तो रिस्क कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योर ज्यादा उठाता है, तो योर ऑप्शन इज बी, ठीक है। फिर उसके बाद है इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ ज्योमेट्रिकल progression that reveals that steadily decreasing cost for the accomplishment of a given repetitive operations as the identical operation is increasingly repeated। ऐसा जो आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ये मतलब ये भी पढ़ना है, बस एक बार देख लेना है कि ऐसा कौन सा कर्व है जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को बताता है कहीं ना कहीं, तो वो लर्निंग कर्व है। योर आंसर इज लर्निंग कर्व। फिर है अ सेक्शन एज पर सेक्शन 24A कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जो आप लोगों के सिलेबस में भी गिवन है, कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट और नेशनल कोर्ट में जो बंदा है वो कंप्लेंट कब तक फाइल कर सकता है कि उसके साथ कब धोखा हुआ। ऐसा पता चले हमें हमारे साथ धोखा हुआ था 20 साल पहले और हम 20 साल बाद कंप्लेन करने जा रहे हो, तो अपनी जो ये अथॉरिटीज है वो कहती है भाई 20 साल तक कहाँ थे आप, कहाँ सो रहे थे क्या। तो मतलब वही चीज, वो आप लोगों की जो शिकायत है वो दर्ज नहीं की जाएगी, बिकॉज जो आप लोगों के साथ फ्रॉडबाजी या कुछ भी हुई है, किसी से भी अब अनसेटिस्फाई है एज अ कंज्यूमर, तो आप लोग मैक्सिमम आप लोगों का टाइम पीरियड होता है 2 ईयर्स। अब विद इन 2 ईयर्स के अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हो। अगर आप 2 ईयर्स से ज्यादा टाइम हो चुका है तो आप लोग नहीं दायर कर सकते अपनी कंप्लेंट को। नेक्स्ट इज
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। आप लोगों का एक्ट कब आया? 1986 में। फिर है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है बेटा साख निर्माण। अब साख निर्माण का क्या मतलब कि भाई कोई भी जो अथॉरिटी होती है, यानी जो बैंक होते हैं, जो मनी मार्केट होती है, उसमें साख का निर्माण कैसे किया जाता है। साख मतलब एक तरह से हो सकती है मतलब जैसे ये वो चल रहा है ना पूरा इकोनॉमी के अंदर, पूरा जो मॉनेटरी चलती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो एक तरह से पहले दो पॉलिसी याद कर लेनी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने हाँ कि आरबीआई आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी बना, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, और आप लोगों का फिस्कल पॉलिसी पे काम कौन करती है? गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है वो आरबीआई करती है। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरीके से चीजें करती हैं, एक तो क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। एक मिनट बेटा। क्या हो गया इसको? एक मिनट। एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आती है? जो बेटा मतलब कहीं ना कहीं जिनको मेजर करना आसान होता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो रेट को बढ़ाकर घटाकर, वो सारी वो क्वांटिटेटिव में आती है। क्वालिटेटिव में क्या चीजें आती है? क्वालिटेटिव में आप लोगों की चीजें आती हैं जिस जो क्वांटिटी में ना होकर, बल्कि मोरली या फिर ऐसे जो डिसीजन लिए जाते हैं जो मोरली सही है, मोरली गलत है, मतलब समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ ज्ञान देकर, कुछ ना कुछ रूल चलाकर, जो ये सारी चीजें करके, तो उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक। अब आप लोगों को याद रखना है कि क्वालिटेटिव टेक्निक में क्या क्या चीजें आती हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या क्या चीजें आती हैं। तो क्वांटिटी में वही सारी चीजें जो क्वांटिटी की है, मैंने बोला जैसे बैंक रेट हो गया आप लोगों का, CRR, कैश रिजर्व रेशो हो गया आप लोगों का, फिर आप लोगों का ये हो गया SLR यानी स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशो हो गया, ये हो गया। अब ओपन मार्केट, अब बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये एक ऑप्शन होता है आप लोगों का ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है बेटा? इसमें ना आप लोगों का आरबीआई, जैसे मान लो किसी बंदे ने कार खरीदी थी, ठीक है, कार खरीदी थी किसी बंदे ने, और वो उसने लोन पे खरीदी थी, लोन लिया था बैंक से, और फिर वो लोन पे नहीं कर पाया, तो उस कार पे किसका हक हो जाएगा? वो बैंक वाले ले जाएंगे या फिर मतलब गवर्नमेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी यानी खजाने में चला जाएगा। अब गवर्नमेंट ना अपने खजाने को बेचती है, यानी बोली लगवाती है, तो वो किसके थ्रू लगाती है? आरबीआई के थ्रू लगवाती है कि जितना मेरा खजाना है उसकी बोली लगा दो और खरीदवा दो। तो वो ओपन, यानी ओपन में मार्केट ऑपरेशन होता है। तो वो क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। बच्चे बहुत बारी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको क्वालिटेटिव समझते हैं, बल्कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आप लोगों का क्वांटिटेटिव है, याद रखना है, क्वांटिटेटिव है। तो इसमें एक क्वालिटेटिव पूछ रखा है, कौन सा है? तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट की राशनिंग करना, वही आप लोगों का क्या है? क्वालिटेटिव है। ठीक है, जो क्रेडिट राशनिंग करना वही क्या है? क्वालिटेटिव है। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। फिर है आप लोगों की ईओक्यू। ईओक्यू का वीडियो मैंने सेपरेट बनाई हुई है बहुत अच्छे से, उस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, और आप ये क्वेश्चन को खुद करेंगे, बिकॉज मैं इसका करवा चुकी हूँ, आप और कर चुके होंगे आप ये क्वेश्चन, मैं मानती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म डज नॉट इंक्लूड, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर होगा डी, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पार्टनर आप लोगों का इंक्लूड नहीं होता है। इफ द बैंक रेट इज रिड्यूस, अगर बैंक रेट रिड्यूस हो गई तो क्या? अगर भाई बैंक रेट क्या होती है? ऐसी रेट जिस पर आप लोगों का आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे प्रोवाइड करता है, तो रिड्यूस हो गई तो बैंक और पैसे लेने लग जाएंगे ना, तो क्या होएगा? आप लोगों की क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब प्रॉफिट और वॉल्यूम रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो प्रॉफिट, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सेल, ठीक है, तो वॉल्यूम का याद रखना सेल। अब प्रॉफिट है ना, तो लोग सोचेंगे प्रॉफिट और सेल का रिलेशन, ये प्रॉफिट कौन सा होता है? जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, ये वो वाला प्रॉफिट होता है, जितना कंट्रीब्यूट करा है उस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम मतलब सेल, तो कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो देखो ऑप्शन में कौन से में गिवन है आप लोगों का, आप लोगों के कौन से ऑप्शन में?
देखो आप लोगों को ए और डी में कंफ्यूजन होगा, आप लोगों को याद रखना है इसमें जो प्रॉफिट है वो कंट्रीब्यूशन वाला है, तो कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच में जो रिलेशन है वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहलाता है। आगे है आप लोगों का क्वेश्चन, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक ऐसा लेटर होता है बेटा, ये जैसे जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, तो अगर उन आपस में, क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं, विश्वास भी नहीं होता, तो जो एक्सपोर्टर होता है वो इंपोर्टर से बोलेगा कि भाई मेरे को सबूत दे कि मैं कैसे विश्वास करूं कि इन फ्यूचर आप पैसा की पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो वो कहेगा ठीक है मैं अपने बैंक से लिखवा के गारंटी देता हूँ। बैंक की बात कोई भी मान लेता है, तो बैंक लिख के देता है कि मैं इस बंदे की गारंटी देता हूँ कि इन फ्यूचर ये पे कर देगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं करूंगा। तो ऐसे ही लेटर को क्या बोला जाता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। और ये कब यूज होता है? फॉरेन ट्रेड के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। फिर है आप लोगों का आगे का क्वेश्चन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो रजिस्ट्रेशन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो क्या होता है? कंपलसरी होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन सा होता है बेटा इनमें से? आप लोग कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है वो प्रोडक्शन सेंटर होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन इजी है ना, मैं इजी लेवल पे चली जाती हूँ, मतलब आराम जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिस्टर ए इनकर्ड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर किसी बंदे ने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000 हुआ है, कैपिटल लॉस 10,000 है, तो वो मतलब किसी भी एंगल से हुआ है, शेयर्स अगर उसने सेल किए तो उससे हुआ है, तो ये शॉर्ट टर्म का लॉस है, तो कहाँ से सेट ऑफ किया जा सकता है? ये मैं आप लोगों को इनकम टैक्स में करवा चुकी हूँ, ठीक है। और ये करवा चुकी हूँ आप लोगों को, ये भी मतलब ये टॉपिक कि शॉर्ट टर्म का जो लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा। तो बहुत जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आंसर इज ए। ये आप लोगों को मैं करवा चुकी हूँ, आई होप आप लोगों को आता होगा। फिर व्हाट आर द प्रपोज्ड बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। बेटा देखो, मैं आप लोगों को बोला है कि जो मेरे क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे थे ना जिनको कुछ ही नहीं समझ आ रहे थे, उनको डेफिनेटली बहुत फायदा हो रहा है आप लोगों को कोर्सेज से। और आप जो जिन बच्चों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है और उनको ये लग रहा है ना कि मैम रिवीजन नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली आप लोग रिवीजन पर्पज से मेरे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं बच्चा। रिवीजन पर्पज से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रिवीजन, उसमें आप लोगों को होल सिलेबस ना, भाई होल सिलेबस नहीं है उसमें, रिवीजन पर्पज से आप लोगों को जो कोर्स में आप लोगों को पर्टिकुलर पूरा सब्जेक्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से चीजें करवाई गई है, और आपको उस कोर्स में मॉक बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। व्हाट आर द प्रपोज बेनिफिट ऑफ जीएसटी। प्रपोज बेनिफिट क्या है जीएसटी के? आप लोगों को जीएसटी के बेनिफिट, तो ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, हाँ जी। फिर रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, कास्केडिंग एंड डबल टैक्सेशन, डिक्रीज इन ब्लैक ट्रांजेक्शंस, हाँ जी। तो एबीसी तीनों हो जाएंगे आप लोगों के, एबीसी तीनों। फिर है आप लोगों का व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन सेंसेक्स में। आप लोगों को पता है सेंसेक्स क्या होता है, आप लोग न्यूज में भी पढ़ते हैं कि सेंसेक्स गिरा बढ़ा, यानी जो टॉप मोस्ट कंपनीज है उनकी जो शेयर प्राइस है उन सब के बारे में नॉलेज देना, उसे ही बोला जाता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जो सेंसेक्स में घटाव बढ़ाव होता रहता है वो क्या क्या कारण की वजह से होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ जी। फिस्कल पॉलिसी, हाँ जी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाँ जी। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा नहीं है, एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं है आप लोगों के कमर्शियल बैंक का? तो आप लोगों की जो कमर्शियल बैंक की जो एसेट नहीं है, तो डिपॉजिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, कॉल मनी, हाँ ये सब है, आप लोगों को याद रखना है। फिर हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अपील अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर अगर अपील करने की हाईएस्ट अथॉरिटी आप लोगों को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट। फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएसएससी, मुंबई, आप लोगों को होगा याद, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर है आप लोगों का आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए स्मॉल इंटरप्राइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएससी। एक एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसमें क्या पूछा है, माइक्रो का पूछा है या स्मॉल का? तो स्मॉल में कितने लेस देन एम्प्लॉयज होते हैं? 50, और माइक्रो में कितने होते हैं? लेस देन 10, और स्मॉल में लेस देन 50, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। फिर आगे का क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, एक मिनट,
When accounting work is distributed among the staff members in such a way that work done in a person independently automatically checked by another person. किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम ऐसे बांटा गया है कि पहले वर्कर का काम दूसरे वर्कर से अपने आप ही चेक हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है आप लोगों को, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है इंटरनल चेक। क्या बोला जाता है आप लोगों को? इंटरनल चेक। आई होप ये भी इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज फुल फॉर्म ऑफ MBO। नेक्स्ट इज द एसोसिएशन क्लोज ऑफ पब्लिक कंपनी। एसोसिएशन क्लोज होता है, आप लोगों को पता है कंपनी लॉ में आप क्लोजेस पढ़ते हैं MOA के, तो कितने क्लोजेस होते हैं? 6 क्लोज होते हैं। NORCLA ट्रिक बताई हुई है मैंने आप लोगों को। और इसमें जो एसोसिएशन क्लोज है उसमें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को साइन करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर को साइन करना पड़ता है और प्राइवेट में 2 को। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आता होगा अगर आप लोग मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट है। और जो आपके PYQs है ना, मैंने उसको चीजें मतलब ध्यान में रखकर बनाई गई है। ग्रेकुनस प्रोपाउंडेड ऑफ, मैं बता चुकी हूँ ऊपर ही, स्पैन ऑफ कंट्रोल ग्रेकुनस ने दिया था और ये पूछ लिया गया है। बूटस्ट्रैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों की इंटरप्रेन्योरशिप है उसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जब कोई भी बिजनेस बेटा विदाउट फंड के शुरू किया जाता है तो उसे बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, ठीक है, उसे बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग टर्म। ये इंटरप्रेन्योरशिप की टर्म है, देख लो इसे। स्टार्टिंग अ बिजनेस विद नो फंड, फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। तो डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप ड्यू टू, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है। वो किसके कारण? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आप लोगों को पता है दोनों इफेक्ट के कारण, DMU। ठीक है, तो आप लोगों के दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी A और B बोथ, यानी आंसर इज C। आंसर इज C। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, जीडीपी। जीडीपी का कौन मेजर कंपोनेंट नहीं है? नॉट मेजर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक है, नेट पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का जीडीपी से कोई रिलेशन नहीं है, तो योर आंसर इज सी। योर आंसर इज सी। फिर उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है, एडिशनल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट इसमें नहीं होता है। ढूंढो अब। फुल कॉस्ट नहीं जी, प्योर कॉस्ट नहीं जी, एडिशनल कॉस्ट हाँ जी। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। 2 आंसर होते हैं इसके। फिर है इन अ कॉन्सिक्वेंटल लॉस पॉलिसी विच इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड। ऐसा कौन सा लॉस है जो आइडेंटिफाइड नहीं होता है? तो ऐसा मतलब कौन सा लॉस होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। परिणामी हानि नीति में निम्नलिखित किस हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है? किस हानि की क्षतिपूर्ति? परिणामी हानि नीति में निम्नलिखित में से किस हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है? तो लॉस कॉर्पोरेट इमेज, अगर किसी की इमेज गुम हो गई तो कोई ला सकता है? नहीं जी, इसका तो है ही नहीं। लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यू टू फायर, नेट प्रॉफिट, नो नो। अगर आप लोगों को नेट प्रॉफिट बोला गया है ना, तो प्रॉफिट को नहीं वो करता, रिस्क को करता है आप लोगों का ये तो इंश्योरेंस। तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट ड्यूरिंग फायर, हाँ जी ये आएगा। आंसर इज सी। ठीक है। विच ऑफ फुल फॉर्म ऑफ या सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IDRA एक्ट ऑफ 1999। IDRA एक्ट, IDRA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में आया, आप लोगों को सभी को पता होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले यानी इससे पहले कौन सा एक्ट आया था, मतलब आप लोगों का अधिनियम इससे पूर्ववर्ती कौन सा था? तो आप लोगों का 1938 था। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 था, फिर 1999 में आया और शुरू किया इसने काम, इसके रूल आए 2000 में। फिर डिडक्शन अलाउड बाय द क्रेडिटर टू डेटर टू इंक्रीज क्विक एंड प्रमोट पेमेंट। जल्दी से पेमेंट करें, उसके लिए कौन सी होती है भाई? जल्दी से पेमेंट करो, कैश को प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। आंसर होगा आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन में, देखो ट्रेड डिस्काउंट नहीं जी, ट्रेड डिस्काउंट में ट्रेड को प्रमोट किया जाता है। फिर कैश डिस्काउंट में आपको कैश को प्रमोट यानी पेमेंट को प्रमोट किया जाता है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फाइंड गुडविल, कैपिटल एम्प्लॉयड दिस, और आप लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड दिस। फिर है 1,50,000 और जो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल रेट ऑफ रिटर्न 15%, और आप लोगों का प्रॉफिट है 30,000। ये है आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप लोगों को आई होप समझ आ रहा होगा, मेरी जो वीडियो है उसे यूजफुल रहेगा, खासकर कि जो न्यूमेरिकल टॉपिक है आप लोगों के वो देखो। कैपिटलाइजेशन मेथड,
बहुत सारे मेथड होते हैं ना आप लोगों के गुडविल को निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सारे है ना। तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड है आप लोगों का, ये क्या है और कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड देखनी है और जो प्रॉफिट है वो देखना है। प्रॉफिट कितना है, ये कितना है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसको एक मिनट ही, कैपिटलाइजेशन विधि का प्रयोग करके पता लगाए कि नियोजित पूंजी 1,50,000 रुपए है और रीजनेबल जो रेट है 15% है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना होगा। ओके देखो बेटा, अब आप लोगों को ये नहीं बोला गया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड देखना है। कैपिटलाइजेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो 1,50,000, एक मिनट का 15%, नो 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 नो, एक मिनट, इसका आंसर आएगा आप लोगों का 50,000। इसका आंसर आएगा आप लोगों का 50,000, ठीक है। इसका आंसर आएगा आप लोगों का 50,000। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है आप लोगों की 1,50,000 इंटू, ओहो, मैं इसका, देखो जो कैपिटलाइजेशन गुडविल होता है ना उसके दो मेथड होते हैं। कैपिटलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल के दो मेथड होते हैं। एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है आप लोगों का कि भाई सुपर से ऊपर है ना। तो यानी सुपर प्रॉफिट जो मेथड है वो आप लोगों का जितना लोगों ने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है माइनस नॉर्मल कर देते हैं तो आप लोगों का आ जाता है सुपर नॉर्मल, राइट। तो इसमें क्या है, एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप लोगों का, सबसे पहले वेट करना, इसमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। यानी एक प्रॉफिट गिवन है तो आप लोगों का एक प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन है, तो सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोगों का, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों की गिवन है, एक मिनट रुकना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय, यानी नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई आप लोगों की 1,50,000। 1,50,000 का अगर आप एक मिनट रुकना, 1,50,000 आप लोगों को पता है बेटा ये रब नहीं हो रहा है, 1,50,000 इंटू और 15 का परसेंट यानी 15 डिवाइडेड बाय 100 निकालेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 1,50,000 हाँ इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा तो आपका कट होएगा और इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,500। 22,500 एक आप लोगों का नॉर्मल जो बंदा है वो कमाता है 22,500, आपने कमाए 30,000, तो कितना हो गया आप लोगों का डिफरेंस, यानी आप लोगों का डिफरेंस हो गया मतलब 30,000। 30,000 माइनस 30,000, एक मिनट रुकना, 30,000 माइनस आप लोगों का 22,500, तो आप लोगों को कितना आ गया 7,500 आ गया। आप लोगों को कितना आएगा आ गया 7,500 आ गया। क्या आ गया आप लोगों का, कहाँ गया, एक मिनट ही, 7,500 आ गया, यहाँ कर देती हूँ। अब आप लोगों का 7,500 आ गया। 7,500 अब आप लोगों को देखना है 15% यानी NRR 15%, तो इसका 15%, एक मिनट 15, इसमें कुछ झोल तो है। ये यहाँ तक, एक मिनट बच्चों। हाँ हो गया, देखो सुनो ध्यान से, ये वाला ना इस ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। देखो 15% आ गया आप लोगों का, 15% आया आप लोगों का 22,500, ठीक है, कितना आया 22,500, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे इसमें, इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ। अरे भाई हो जा, हम्म ये हो नहीं रहा, ऊपर कर देती हूँ यहाँ तो।
देखो कई कई क्वेश्चंस में ना कई बार मतलब प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, और आप लोगों को पेशेंस के साथ काम करना है। देखो बेटा ये ना रब नहीं हो रहा, मैं ऊपर कर देती हूँ इसका जो सॉल्यूशन है। अब करेंगे 7500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15। क्यों करेंगे? देखो जो गुडविल होता है ना उसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों का जो सुपर प्रॉफिट हुआ उसका, जो सुपर प्रॉफिट हुआ, सुपर प्रॉफिट निकाला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, यानी सुपर प्रॉफिट आप लोगों का हुआ 7500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 50,000। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, आंसर आ जाएगा 50,000। देखो अब इसको मैं बताती हूँ, कई बार ना इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं बोल रखा था कि सुपर प्रॉफिट गिवन है या क्या, सिंपल प्रॉफिट दे रखा था, इस वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, देखो ये, हाँ सुपर प्रॉफिट मेथड इसने जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके दो दो तरीके से मेथड हुए। ठीक है, एक तो एवरेज प्रॉफिट से, एक सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, तो आप लोगों को ये इसमें ये नहीं बोल रखा ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है। ठीक है, इसलिए थोड़े से कंफ्यूजन हो गया। आप लोगों को ये नॉर्मल प्रॉफिट मानना है, तो आप लोगों का क्या होगा, सुपर प्रॉफिट सॉरी पहले एक नॉर्मल, ये सुपर प्रॉफिट है आप लोगों का, जो आप लोगों के फर्म ने बनाया है। नॉर्मल प्रॉफिट का जो मेथड होगा आप लोगों का क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट गुडविल कैपिटलाइजेशन में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, कहाँ गया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, रेट डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल प्रॉफिट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। ये कैसे पता चला कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है? क्योंकि वो सॉरी कैसे पता चला ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है? क्योंकि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट है यानी, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 1,50,000 इंटू रेट कितना गिवन था 15, और इसका 15% निकालेंगे आप लोगों को 22,500 आ जाएगा। इसका 15% निकालेंगे तो 22,500 आ जाएगा। 22,500 हम कमा रहे हैं, और नहीं सॉरी 22,500 लोग कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और हमारा प्रॉफिट है 30,000, तो हम लोगों का कितना ज्यादा हुआ 7500। अब आगे पूछ रखा है कि आप लोगों का जो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड करनी है। तो अगर हमसे प्रॉफिट पूछा होता कि हम कितना कमा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट पूछा है तो हम 7500 लिख देते, लेकिन हमसे पूछा है गुडविल, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, तो सुपर प्रॉफिट इतना इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 15% थी, तो इसका आएगा, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, तब सोल्व करना है, और ये याद रखना है कि पूछा क्या है। मेरे को पहले स्टार्टिंग में लगा कि सुपर प्रॉफिट पूछा है, तो आंसर आपका ये होना चाहिए 22,500 होना चाहिए, बट 22,500 सॉरी आप लोगों को 7500 आंसर होना चाहिए, पर 7500 नहीं था, तो फिर देखा 7500 था, ये भी था, यानी ये भी था और ये भी है, तो आंसर ज्यादातर जैसे मेरे को लग रहा था ये आंसर है, फिर आंसर ये नहीं है, बिकॉज गुडविल पूछा है हमारा जो क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछा होता कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, ठीक है, तो अगर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, ये कर देते हैं, लेकिन हमसे पूछा है गुडविल, तो गुडविल में आंसर ये नहीं, हमारा ये हो जाएगा 50,000। आई होप आंसर की में भी यही गिवन होगा। ठीक है, नहीं गिवन होगा तो आप लोग सही कर लेना। अगर आपसे पूछा है सुपर प्रॉफिट तो आंसर हो जाएगा 7500, और आपसे पूछा है गुडविल तो आपका हो जाएगा 50,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर है आप लोगों का 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन में क्या गिवन है? डैश इज एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स a questioning mind and critical assessment of audit evidence। ठीक है, क्रिटिकल असेसमेंट होती है, तो प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म होता है। क्या होता है? जो आंसर होगा इसका बी होएगा, प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म। ठीक है, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन, जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू वो बेस्ड ऑन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत उसमें होता है। प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड ऑन होती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग की, और फ्यूचर वैल्यू होती है कंपाउंडिंग। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया आप लोगों से, कॉन्सेप्ट ऑफ एक मिनट बेटा, अरे क्या हो रहा है,
देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया तो आप लोगों का आंसर होएगा प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू पूछा गया तो प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, ये लिख लेना प्लीज, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आगे है आप लोगों का द मार्केट सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन बायर, जब एक बायर और एक सेलर होता है तो वो कौन सी होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। मार्केट में क्वेश्चंस में आप लोगों की यूट्यूब पे भी फ्री वीडियो है माइक्रो और मैक्रो की, जिन बच्चों ने नहीं देखी है देख सकते हैं। मोनोस्पोली। फिर इफ मीडियन इज 31, अर्थमेटिक मीन इज इफ मीडियन इज 31, अर्थमेटिक मीन इज गिवन है आप लोगों का। देखो एक मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं पूरा एक बार। देखो आप लोगों का मीडियन गिवन है 31, अर्थमेटिक मीन आप लोगों का गिवन है 33, तो मोड क्या होगा, तो मोड क्या होगा, इंपेरियल फॉर्मूला इसको बोला जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बोला जाता है आप लोगों का, इस क्वेश्चन से हो जाता है। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप यू आर नॉट अ मैं बोल दूं सीरियस स्टूडेंट। बताओ मेरे को इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है जो आप लोगों का मीन मीडियन मोड का। किसी में बोला जाता है देखो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं, किसी में इंपेरियल बोल देते हैं, कई बार मतलब वो होता है ना कि सबकी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड का ये वाला अगर फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना तो मतलब कुछ ही नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भाई मीन मीडियन मोड का आपस में रिलेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो भी सोल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मोड इज इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन। आपका क्या होता है कि 3 मीडियन होता है और 2 मीन होता है, कैसे भी कर लो आप लोगों को याद रखना है कि 2 मीन होता है और 3 मीडियन होता है। कहां गया, एक मिनट इरेजर, ठीक है। कई बार आप लोगों का गिवन होता है 2 मीन माइनस 3 मीडियन, कई बार गिवन होता है आप लोगों का, एक मिनट, देखो यहां लिख देती हूँ फिर से। इंपेरिकल फॉर्मूला बस याद रखना है, इक्वल टू के इधर होता है आप लोगों का मोड, और मोड कैसे बनता है बस ऐसे याद रखना है, 3 मीडियन से माइनस 2 मीन से, कैसे भी कर लो। 3 मीडियन की वैल्यू होती है 2 मीन की, राइट। तो अब देखो, अब मोड आपको निकालना क्या है, मोड सिंपल सी बात है, मोड निकालना है यानी एक्स निकालना है, इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू है 31, माइनस आप लोगों का 2 यानी अर्थमेटिक मीन यानी मीन ही है 33। अब इन सबको इनटू करेंगे, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, माइनस इसको इससे करेंगे तो 66, आंसर इज 27, आंसर इज 27, ठीक है। कुछ था कुछ नहीं था, बट आप लोगों को सबसे पहले इस चीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इंपेरियल फॉर्मूला किसको बोला जाता है, ठीक है। अगर इसको इसके रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो वो भी याद रखना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, बजटिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट, भाई बजट क्यों बनाते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कंट्रोल होता है हमारा मेन ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग होता है, इसके अलावा भी और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर एट द टर्म ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ना उसमें कौन सी कैटेगरी के वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो सेमी स्किल्ड को किया गया है, स्किल्ड को किया गया है, हाईली स्किल्ड को किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट को नहीं किया गया है, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट में एक्सपर्ट को नहीं किया गया है। विच मशीनरी ऑफ सेटलमेंट, ये आप लोगों की बिजनेस सॉरी इंडस्ट्रियल लॉ के क्वेश्चन चल रहे हैं और आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है इसका। विच मशीनरी फॉर सेटलमेंट मेंटेन इन दिस एक्ट इज अकाउंटेबल फॉर द स्पीडली जो आप लोगों की इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट्स है वो कैसे समझौते के द्वारा, कंसिलिएशन स्पीडी किस हिसाब से की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है डैश इज सिक्योर एंड इंडस्ट्रियल पीस वॉलेंट्री एंड कंपलसरी, कौन सी वॉलेंट्री होती है यानी इच्छा पे निर्भर, तो नेगोशिएशन होता है इच्छा पर, और कंपलसरी कौन सा होता है, एडजुडिकेशन, यानी एडजुडिकेशन कंपलसरी होता है और आप लोगों की इच्छा पे यानी वॉलेंट्री नेगोशिएशन, तो यानी 58 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कैलकुलेट बेसिस ऑफ मीन, आप लोगों को याद रखना है, ये भी सही क्वेश्चन है। CSR की जो फुल फॉर्म है आप लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद होगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन। यू सेल मैंगोज फॉर योर, कहाँ गया, एक मिनट रुकना बेटा,
You sell mangoes. These mangoes are sold when trees are yet to produce them. Mangoes is in conditions are. देखो, आप नवंबर में अपने बगीचे में आम बेचते हैं। ये आम तब बेचे जाते हैं जब पेड़ों पर इनका उत्पादन होना बाकी होता है। इस स्थिति में आम क्या भाई, अभी ना आम पके नहीं है, मतलब आपने आम के पेड़ लगाए हुए हैं और उस पे आम लग रहे हैं, बट पके नहीं है, तो आप सेल कर देते हो उन आम को, तो किस कंडीशन पे? भाई ऑब्वियसली कंटीजेंट, यानी अगर आम पक गए तो मैं आपके घर भिजवा दूंगा, है ना। तो कंडीशन यानी कंटीजेंट यानी कुछ ना कुछ हैपनिंग इवेंट पे डिपेंड है। तो ये किसका क्वेश्चन है? बिजनेस लॉ का, और आपका डी आंसर हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, या तो आपको पता ही होगा, इन्फ्लेशन इज योर आंसर, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। 4 पीज मैकार्थी ने दिए हैं, ये भी आप लोगों को याद होगा, इजी क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिटेड इन अ रो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के टीचर करवाए तो ज्यादा बेटर होगा। आप लोगों को पता है फैक्टोरियल निकाल लेना है, 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल इनटू कर देना उनको, तो आंसर इज 144। फिर अब प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन है आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का, और आप लोगों को याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप लोगों को किसको डबल कर देना? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, हाफ ईयरली पूछा गया तो टाइम को डबल कर दो, और आपका जो 100 डिवाइड करते हो उसको 200 से डिवाइड कर दो, बाकी सेम फॉर्मूला प्रिंसिपल। ठीक है, आप लोगों को वही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 इनटू मतलब इन ऊपर टाइम। ठीक है, उसी को ही टाइम को डबल कर दो, यानी टाइम को आधा कर दो और इसको डिवाइड कर दो, यानी ये क्या? प्रिंसिपल आप लोगों का 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे टाइम आता है, तो टाइम को आधा कर दिया और इसको दुगना कर दिया। ठीक है, तो और ये सेम रख दिया आप लोगों का, तो वो आंसर जिस हिसाब से इसको पूरा फॉर्मूले को रखने के बाद जो आंसर आएगा आप लोगों का आएगा 1,10,250। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर है आप लोगों का इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग, जब हम फाइनेंस में मतलब वित्त जुटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूतियां जारी की जा सकती है, तो कौन सी जारी की जा सकती है आप लोगों को याद रखना है। ये मतलब प्रोसीजर में सीक्वेंस में, एक तरह से सीक्वेंस में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट इक्विटी शेयर्स, हाँ जी। रिडीमेबल नहीं, तो रिडीम तो बाद में ही होता है बेटा, रिडीमेबल डिवेंचर, हाँ जी। फिर उसके बाद है फोर्थ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो 134 इसका आंसर हो जाएगा, 134 इसका आंसर हो जाएगा। ये एक बार थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, देख लेना। होलस्टिक मार्केटिंग वो होती है जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती है, इंटीग्रेटेड भी, सोशल भी, रिलेशनशिप भी। तो होलस्टिक मार्केटिंग कौन सी मार्केटिंग होती है? जिसके अंदर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी, सोशल भी देखेंगे और रिलेशन भी देखेंगे, तो ऑल आर करेक्ट। अंडर विच सेक्शन कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग जो रेमुनेशन है किसका? ऑडिटर का, वो दिए जाता है। तो ये कंपनी एक्ट के कौन से उसके अकॉर्डिंग? तो बेटा ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आप लोगों का गिवन है, 2248 के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों का रेमुनेशन अभी जो ऑडिटिंग का है, जो मतलब जो सेक्शन चल रहा है कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 142 है आई थिंक। एक मिनट इसको ना 142 है या 143 है। ऑडिटर रेमुनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंपनी एक्ट 2013, इसमें एक बार 2013 के अकॉर्डिंग जो सेक्शंस है वो एक बार देख लेना है आप लोगों को। मेरे हिसाब से तो इसका 142 ही होगा, सेक्शन 142 ही होगा, हाँ 142 सेक्शन होगा इसका। ठीक है, अकॉर्डिंग 2013 कंपनी एक्ट चल रहा है, जो ऑडिटर का रेमुनेशन है 142 सेक्शन के तहत होता है, लेकिन 1956 के तहत दिया हुआ था। तो आपसे तो पूछा जाएगा ऑडिटिंग की ना क्लास डल चुकी है आप लोगों के क्रैश कोर्स में, बट उसके कुछ मतलब सेक्शंस वगैरह की इनकी वीडियो मैं दोबारा लेकर आऊंगी, और आएंगी ऑडिटिंग की वीडियो, तो आप चिंता ना करें, ये सेक्शंस वाली वीडियो लेकर आऊंगी मैं दोबारा। ठीक है, इन क्रिकेट टीम जो बैटमैन सीरीज है उसने रन बनाए और रेंज बताना है, तो रेंज का आप लोगों को पता होगा वैसे तो फॉर्मूला, और कई बार ना मतलब क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है बट बहुत शॉर्ट होता है, बहुत इजी होता है, तो रेंज पूछ रखा है, कोफिशिएंट भी नहीं। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा है इसके अंदर? 101 है ना हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना है? 101 है। लोवेस्ट कितना है आपका? कहाँ गया? हाईएस्ट 101 है, लोवेस्ट आपका 12 है, 101 में से 12 गया तो 89। ठीक है, 89 इज योर आंसर, 69 का।
ठीक है। अब है आप लोगों का नेक्स्ट इज 70। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसका, कॉमर्स का। आप लोगों ने मैंने डिडक्शंस बहुत अच्छे से वीडियो करवाई है आप लोगों को, और मेरे हिसाब से जो ये वीडियो है ये यूट्यूब पे भी है, तो आप लोग देख सकते हैं डिडक्शंस की, और फिर ट्रिक कराइए जितना हो सके। तो डिडक्शन टीटीए की जो डिडक्शंस है उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, टीटीए की जो डिडक्शंस है उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है। पहले तो क्वेश्चंस को बेटा हमेशा है ना, ऐसे डिडक्शंस वाले क्वेश्चन ना आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे मार्क्स देने का वो रहता है। मान लो 1 मार्क्स है, और ये बच्चे ना सब बच्चों को नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो याद ही नहीं होगा। ठीक है कि और अगर किसी ने अपने एफर्ट्स लगा के तो थोड़ा सा पढ़ के चले गए ना, तो वो मतलब याद रखेगा। ठीक है। तो टीटीए की डिडक्शन कहीं ना अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब सेविंग अकाउंट कहीं ना कहीं जो बैंक और इनसे सबसे रिलेटेड है। तो कौन से उस पे, तो आप लोगों को ये याद रखना है ये कि भाई ये जो टीटीए की डिडक्शंस है वो किससे रिलेटेड है। इसके अंदर ना सारे अकाउंट आएंगे, कौन से नहीं आएंगे पूछा है, या कौन से पूछा है कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, तो वो ध्यान रखना है। इसमें पूछा नोट इलिजिबल, नोट इलिजिबल, तो इलिजिबल कौन है पहले आप लोगों को वो पता होना चाहिए, तभी तो नोट निकालेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है इसमें फिक्स डिपॉजिट की कोई भी वो नहीं आती, ये सेविंग अकाउंट पे काम करता है। तो सेविंग अकाउंट चाहे कहीं भी हो आप लोगों का, पोस्ट डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में, तो सेविंग अकाउंट जहाँ भी है उनको हटा दीजिए, क्योंकि उन पे अप्लाई होता है और फिक्स पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो फिक्स अकाउंट फर्स्ट में है तो ए पे अप्लाई नहीं होगा। फिर आप लोगों का सेविंग है, फिर थर्ड पे भी अप्लाई नहीं होगा, और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ पे अप्लाई नहीं होगा। आंसर इज, एक मिनट रुको बेटा, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ पे नहीं है, तो आंसर नंबर ए। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। फिर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 71, यहाँ से आ गया आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। कमांड पावर पॉइंट में विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन पावर पॉइंट इज यूज टू ब्रिंग यूजर डायरेक्टली टू फर्स्ट स्लाइड टू प्रेजेंटेशन पे पहुंच जाए, तो कंट्रोल प्लस होम। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईमेल अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट का क्या फंक्शन होता है, तो अटैच करनी होती है आप लोगों को फाइल और डॉक्यूमेंट्स, उसी को तो अटैच करता है। तो योर आंसर इज सी। वेब ब्राउजर, जो बुकमार्क होता है वेब ब्राउजर के अंदर, बुकमार्क क्या करता है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां जल्दी से पहुंच पाए, उसी को ही तो बुकमार्क बोलते हैं। तो मार्क अ वेब पेज एज अ फेवरेट फॉर क्विक एक्सेस, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाए। विच एक्सटेंशन फाइल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन विंडोज, तो डॉट EXE। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप लोगों को पता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आप लोगों को आता होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, योर ऑप्शन इज हाइपर टेक्स्ट। इसमें ना ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देना है। आंसर इज डी। फिर कंट्रोल प्लस जेड में अगर आपने पीछे कुछ काम किया था और वो मतलब डिलीट कर दिया, बैक स्पेस कर दिया, तो वापस लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे। फिर उसके बाद है रीड ओनली मेमोरी, डिफरेंस बिटवीन रीड ओनली मेमोरी और आप लोगों का एक्सेस रैम क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों को याद रखना है, इनके इनके नाम में ना बहुत मतलब बहुत घपचोल है एक तरह से। मैं तो कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि हम टेक्निकल है नहीं। और तो याद रखना है रीड ओनली मेमोरी, बोलने के नाम से तो ओनली बोला जा रहा है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, और जो रैम होती है ना वो वोलेटाइल है। ठीक है। जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी रोम नॉन वोलेटाइल मतलब जो बिजली बंद हो गया तो भी डाटा बरकरार रहता है रोम में। और अगर रैम है तो वो वोलेटाइल है, वो अस्थिर है। ठीक है। IMAP स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और बार बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, व्हाट आर द पर्पज ऑफ डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका आंसर आप लोगों को वैसे तो पता ही चल गया होगा, डिलीट अननेसेसरी जो भी फाइल्स होता है, फ्री डिस्क, और इन सबको क्लीन अप कहलाता है। विच ऑफ द जनरेशन, ऐसे कौन सी जनरेशन थी जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया ट्रांजिस्टर को वैक्यूम, वो सॉरी, ऐसी कौन सी पीढ़ी थी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स लाए गए। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के प्रतिस्थापन के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू किया, यानी ट्रांजिस्टर लाए, वैक्यूम ट्यूब्स हटाई, तो सेकंड जनरेशन। ठीक है। कौन सी जनरेशन, सेकंड जनरेशन। देखो कई बार तो ये PYQ से ही सारे आप लोगों के क्वेश्चन उठाए गए हैं। कई बार तो क्या होता है आप लोगों के मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक से उठाए गए हैं कंप्यूटर में, कई बार होता है थोड़ा एडवांस चल जाता है। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोगों को कंटेंट को इस तरीके से पढ़ते रहना, ताकि आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चन है ना
वो गलत ना हो। एडवांस गलत हो जाता है तो मैं बोलती हूँ बच्चों, एडवांस क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को कंपटीशन से बाहर नहीं करता है। आप लोगों को कंपटीशन से बाहर करता है आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन, जो सबने सही किया और आपने गलत किया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखो एग्जाम डेट नहीं आई है या फिर जो भी, मैं एचएसएससी वालों के लिए स्पेशली यहाँ बोल रही हूँ बिकॉज ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ही है। बच्चों, सब बच्चे आज इसी दुविधा में है कि जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें या बीच में छोड़ दें। तो देखो मैं यही कहूंगी कि प्रिपरेशन छोड़ना, हाँ ये कर सकते हो। अगर आप एग्जाम पास हो जाता है तो 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगर एग्जाम नहीं है नियर बाय तो आप 2 आवर्स या 3 आवर्स में रिवीजन साइड बाय साइड करते रहो, मॉक देते रहो, ये सारी चीजें कर सकते हो, बट छोड़ना नहीं है प्लीज। इतनी लंबी जर्नी आप लोगों ने वो तय करी है बेटा, कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बड़ा पेशेंस का टेस्ट भी होता है, तो आप लोगों को पेशेंस बना के रखनी है। जो बच्चे जिनकी अच्छी तैयारी है, ठीक है, तो आप लोगों को बीच में छोड़ना नहीं है बिकॉज जितना आप लोगों ने किया है अगर छोड़ देंगे ना वो 2-3 हफ्तों में ही गायब हो जाएगा। तो उस और फिर जब तक करेंगे तो उतना ही हो पाएगा जितना। तो प्लीज आप लोगों ना बार बार चीजों को, कम चीजों को पढ़िए, कम टाइम में पढ़िए, बट पढ़ते रहिएगा। और एग्जाम मुझे तो ऐसा लगता है हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम। अगर अब नहीं होता है फरवरी और देख लो, अगर फरवरी और मार्च तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है तो फिर भी आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, स्विच कर जाना है। जैसे मैंने बोला यूपी में आप लोगों का अकाउंटेंट की और इनकी निकली और बहुत बल्क में पोस्ट निकली है, तो आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन है, तो यू शुड गो फॉर दैट, है ना। और भी जो पैरेलल में एग्जाम चलते हैं आप उनको देख के वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम नहीं हो रहा तो आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लें या फिर कि मैम तो इतना पढ़ लिया, नहीं। उन एग्जाम को टारगेट करके उनको पढ़िए, क्योंकि पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं वही सारी चीजें टारगेट की जाती है। तो आप लोगों की ये जो मेहनत है ना ये कहीं ना कहीं जरूर यूजफुल होगी। तो अपने आप को ना डाइवर्सिफाइड कर लीजिए, अपने जो फैक्टर्स है उनको, और अदर एग्जाम दीजिए साथ में, बट तैयारी मत छोड़ना। मैं ये कहूंगी ये कहीं भी मतलब एक आप लोगों का अच्छा डिसीजन नहीं होगा अगर आप डिमोटिवेट होकर तैयारी छोड़ देते हैं। मान लो 1 साल से पढ़ते आ रहे थे और आप एट द एंड ऑफ द डे आप छोड़ देते हो, तो ये नहीं सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं तो इतना ही कहूंगी, लगाते रहिए अपने मॉक। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि बच्चों मेरा मॉक टेस्ट चले हुए हैं और आप एचएसएससी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे डीटीपीएलएसपी पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोर्स को। और जो क्रैश कोर्स जो एचएसएससी के लिए रिवीजन बाकी है जिनका, वो रिवीजन कर सकते हैं मेरे कोर्स से, रिवीजन पर्पज से इनरोल करें और मॉक टेस्ट उसी में फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।